वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम के थ्योरेटिकल वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 15th वीडियो लेक्चर है। अब तक जो हमने अपने 14 वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसमें हमने ओस्टबार डाइल्यूशन लॉ, द्रवानुपाती क्रिया का नियम, लशतालीय का नियम और उसके अनुप्रयोग, केसी और केपी में संबंध, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। इन सबके वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वाले वीडियो पार्ट में हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करेंगे। एसिड और बेस को समझाने के लिए दो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जिनको कि हम पुराना सिद्धांत और नया सिद्धांत कहते हैं। अंग्रेजी में इनको हम क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी कहते हैं। क्लासिकल थ्योरी लिटमस पेपर पर प्रयोग के आधार पर आधारित है। वह सब्सटेंस जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं, और वह सब्सटेंस जो कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। ये जो क्लासिकल थ्योरी है, पुराना सिद्धांत है, ये स्वाद पर भी आधारित है। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वह अम्ल कहलाते हैं, और वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्षारों को छू करके भी ज्ञात किया जा सकता है। वह जो साबुन के समान चिकने होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। ये जो हमारा पुराना सिद्धांत है इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो स्वाद में खट्टे नहीं होते, और कुछ ऐसे भी क्षार होते हैं जो स्वाद में कड़वे नहीं होते या साबुन के समान चिकने नहीं होते। तो और अधिक स्पष्ट करने के लिए नया सिद्धांत दिया गया। नए सिद्धांत के अंतर्गत 3 सिद्धांत हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम अरीनियस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करेंगे। अरीनियस कॉन्सेप्ट के अलावा 2 सिद्धांत और भी हैं जिसमें कि ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट। ये 2 सिद्धांत और फेमस हैं, इनको हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम अम्ल और क्षार के अरीनियस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करेंगे। आइए अरीनियस कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। अरीनियस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो लेक्चर नंबर 13 बना रखा है। इस सिद्धांत को समझने से पहले, अम्ल और क्षार के अरीनियस सिद्धांत को समझने से पहले एक बार आप हमारा 13 वीडियो लेक्चर जिसमें कि हमने अरीनियस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट किया है अवश्य देखिएगा। इसका वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, अम्ल और क्षार को स्पष्ट करने के लिए अरीनियस कॉन्सेप्ट 1884 में दिया गया। इस सिद्धांत को अरीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन या अरीनियस का आयनन का सिद्धांत कहते हैं। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं। विद्युत अपघट्य वह होते हैं जो जल में डालने पर या जल में विलीन करने पर धन आयन और ऋण आयन में वियोजित हो जाते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, ए भी एक विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इसको जल में घोलते हैं तो ये धन आयन और ऋण आयन अर्थात कैटायन और एनायन में चेंज हो जाता है। आइए अरीनियस के अम्ल क्षार सिद्धांत की बात करते हैं। अरीनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो कि जल में हाइड्रोजन आयन या H आयन देते हैं, जबकि क्षार वह पदार्थ होते हैं जो कि जल में हाइड्रोक्साइड आयन या OH आयन देते हैं। इसको आप अपनी कॉपी पर इसी प्रकार से लिख लीजिएगा और अधिक इसको एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग की बात करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए देख रहे हैं। HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। जब हम इनको जल में विलीन करते हैं तो ये धन आयनों में H आयन देते हैं और ऋण आयनों में HCl आयन देता है, HNO3 NO3 आयन देता है, H2SO4 SO4 आयन देता है, और जो CH3COOH है वह CH3COO आयन, जिसको हम एसीटेट आयन कहते हैं, वह देता है। सामने आप ब्रैकेट में कुछ और भी लिखा हुआ देख रहे होंगे। आइए इसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। ये जो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं वह धन आयनों में H आयनों की संख्या के आधार पर लिखे हुए हैं। वह अम्ल जो एक H आयन देता है उसको हम मोनोबेसिक एसिड या एक क्षारीय अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप 2 एग्जाम्पल देख रहे होंगे, HCl और HNO3। ये मोनोबेसिक एसिड है, ये धन आयनों में केवल एक ही H आयन देते हैं। इनको हम एक क्षारीय अम्ल कहते हैं और इनकी भास्मिकता 1 होती है, जिसको कि हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो HCl है, जो HNO3 है, वह एक H आयन देता है
उसकी भास्मिकता 1 है। इसी प्रकार से H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जब जल में विलीन करते हैं तो ये 2 H आयन देते हैं। हम कह सकते हैं कि H2SO4 एक डाइबेसिक एसिड है जिसको हम हिंदी में द्विक्षारीय अम्ल कहते हैं, और इसकी जो भास्मिकता होगी वह 2 होगी। इसी प्रकार से जो एसिडिक एसिड है CH3COOH, जब हम इसको जल में विलीन करते हैं तो ये धन आयनों में 1 H आयन देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मोनो बेसिक एसिड है, इसकी भी भास्मिकता 1 होगी। यदि आप इनका आयनन देखें तो आपको आयनन से ये स्पष्ट हो जाएगा कि सभी अम्ल H आयन देते हैं, और अनिनियस का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि वह पदार्थ जो जल में डालने पर या घोलने पर या विलीन करने पर हाइड्रोजन आयन या H आयन देते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं। अभी H आयन के अतिरिक्त ये एक ऋण आयन भी देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे Cl आयन, NO3 आयन, SO4 आयन, CH3COO आयन जिनके ऊपर माइनस के आवेश हैं वह देख रहे होंगे। इनको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं, एसिडिक रेडिकल या अम्लीय मूलक। ये जो अम्लीय मूलक है ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे या जब आप विलेता गुणनफल समझेंगे तो वहां पर ये काफी काम आएंगे। तो आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। हम कह सकते हैं अम्ल के वह भाग या अम्ल के वह आयन जिन पर ये ऋणावेश होता है उनको हम अम्लीय मूलक कहते हैं। तो यहाँ पर Cl आयन, NO3 आयन, SO4 आयन, CH3COO आयन ये एसिडिक रेडिकल हैं या हिंदी में इनको अम्लीय मूलक कहते हैं। आइए क्षारों की बात करते हैं, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, और अनिनियस के कॉन्सेप्ट से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्षार वह पदार्थ होते हैं जो कि जल में विलीन करने पर हाइड्रोक्साइड आयन या OH आयन देते हैं। सामने कुछ क्षार लिखे हुए हैं जैसे NaOH, KOH, NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस। जब हम इनको जल में विलीन करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन या OH आयन देते हैं। OH आयन की संख्या के आधार पर इनको पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ मोनो एसिडिक बेस होते हैं, कुछ डाई एसिडिक बेस होते हैं, कुछ ट्राई एसिडिक बेस होते हैं। वह जो एक H आयन देता है उसको हम मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। यहाँ पर NaOH, KOH, NH4OH ये सब मोनो एसिडिक बेस हैं जिनको हम हिंदी में एक अम्लीय क्षार कहते हैं। इनकी जो एसिडिटी होती है वह 1 होती है। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये एसिडिटी वहां पर काम आती है। इसी प्रकार से CaOH का होल ट्वाइस ये डाई एसिडिक बेस है, इसको हम द्वि अम्लीय क्षार कहते हैं। इसकी जो एसिडिटी है वह 2 है क्योंकि यह 2 OH आयन देता है। इसी प्रकार से AlOH होल थ्राइस ट्राई एसिडिक बेस है जिसको हम हिंदी में त्रिक अम्लीय क्षार कहते हैं। क्योंकि ये 3 OH आयन देता है इसलिए इसकी एसिडिटी 3 है। साथ में आप आयनाइजेशन से ये भी देख रहे होंगे कि जब क्षारों का आयनन होता है तो वह ऋण आयनों के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, लेकिन वह धन आयन भी देते हैं। ये जो धन आयन होते हैं इनको हम बेसिक रेडिकल या क्षारीय मूलक कहते हैं, जैसे कि Na आयन, K आयन, NH4 आयन, Ca आयन, Al आयन ये सब बेसिक रेडिकल हैं। बेसिक रेडिकल या क्षारीय मूलक क्या होते हैं और इनका कहां पर हम उपयोग करते हैं? तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलकों का उपयोग हम तब समझेंगे जब हम विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझेंगे। यहाँ पर आप ऐसे ही इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्षार के वह भाग जिन पर की धन आवेश होता है वह क्षारीय मूलक या बेसिक रेडिकल्स कहलाते हैं। इनका अधिकतर यूज आप इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल में करते हैं। जब आप इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है कि दिए हुए लवण में से 2 अम्लीय और 2 क्षारीय मूलकों को ज्ञात कीजिए। तो क्षारीय मूलक क्या होते हैं या अम्लीय मूलक क्या होते हैं, ये वाइवा के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसको और क्लियर करेंगे। तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के लिए जितनी नेसेसरी टर्म्स थी वो हम सबने पढ़ ली। इनको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
वह पदार्थ जो कि जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं, और वह पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वह क्षार कहलाते हैं। यदि हम अपना 13 वीडियो लेक्चर देखें जिसमें कि हमने अरेनियस कॉन्सेप्ट फॉर आयोनाइजेशन को स्पष्ट किया है, उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वह इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट जो 30% से अधिक आयनित होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, और इसके विपरीत वह विद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट्स जो 30% से कम आयनित होते हैं उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्योंकि ये विद्युत अपघट्य अम्ल और क्षार दो श्रेणियों में बांटे जाते हैं, तो हम कह सकते हैं अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। इसी प्रकार से क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। इनको हम हिंदी में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, जबकि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार कह सकते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हम प्रैक्टिकल से याद करते हैं, प्रयोगात्मक निष्कर्ष से याद करते हैं कि वह अम्ल जो 30% से अधिक आयनित होता है उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। इस प्रकार से क्षारों के बारे में भी बोला जा सकता है, और वह अम्ल जो 30% से कम आयनित होता है उसको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। ऐसा ही क्षारों के बारे में बोला जा सकता है। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर कुछ प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लिख रखे हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार भी लिख रखे हैं। इनको आप ऐसे ही अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे काम आएंगे। तो जब हम अरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसमें हम ये कहते हैं कि वह पदार्थ जो जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि जो प्रोटॉन है जिसको कि हम हाइड्रोजन का नाभिक कहते हैं, और हाइड्रोजन में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो फिर प्रोटॉन का अस्तित्व कैसे रहता है। इसको समझने के लिए आप सामने ये ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये आयन बहुत छोटा होता है, इसको प्रोटॉन कहते हैं। इसकी विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होता है। ये जल के ऑक्सीजन परमाणु से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के, जिसको हम हिंदी में असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, H3O अर्थात हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, जिसको कि हमने इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। ये जल का अणु है, इसके पास दो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है। अभी ये जो प्रोटॉन है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये जल के असहभाजित इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हमने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा है, उनसे उपसहसंयोजी बंध से जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन H3O आयन के रूप में रहेगा। अभी आप हाइड्रोनियम आयन को देखें तो इसके पास एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म शेष बचा है। अब भी इससे एक और प्रोटॉन जुड़ सकता है, तो हम कह सकते हैं जल से अनेक प्रोटॉन जुड़ जाते हैं, और ये हाइड्रोनियम आयन H3O आयन, H4O आयन, H5O आयन अनेक प्रकार के आयन बनाता है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रोटॉन किस प्रकार से अस्तित्व में रहता है। एक बार मैं यदि फिर से रिवाइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि प्रोटॉन हाइड्रोजन का नाभिक होता है, वह जल के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। तो हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो कि जल में विलीन करने पर हाइड्रोनियम आयन अर्थात H3O आयन देते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं। ऐसा ही क्षारों के बारे में भी कहा जा सकता है। तो अरेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस हम समझ चुके हैं। यदि हम अरेनियस कॉन्सेप्ट की यूजफुलनेस या महत्व की बात करें या इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप अरेनियस के अम्ल क्षार सिद्धांत से स्पष्ट कर सकते हैं कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, उदासीनीकरण क्या होता है। अम्ल और क्षार की शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अरेनियस का कॉन्सेप्ट बहुत आवश्यक कॉन्सेप्ट है। लवणों का जल अपघटन, जिसे साल्ट हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, वह भी अरेनियस के कॉन्सेप्ट के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। तो जहां अरेनियस के अम्ल और क्षार की इतनी इंपॉर्टेंस है, वहां पर अरेनियस के अम्ल और क्षार की कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर कुछ कमी लिखी हुई देख सकते हैं। पहली कमी जल की उपलब्धता। अरेनियस कॉन्सेप्ट को हम जल के सेंस में ही समझा सकते हैं। हम जानते हैं कि वह सब्सटेंस या पदार्थ जो जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वह सब्सटेंस या पदार्थ जो जल में OH आयन देते हैं वह क्षार कहलाते हैं। यदि जल नहीं है, जल अनुपलब्ध है या पदार्थ शुष्क अवस्था में है,
तो हम अरेनियस के कॉन्सेप्ट से अम्ल और क्षार को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम नहीं समझा सकते कि HCl HNO3 शुष्क अवस्था में अम्ल है। दूसरी जो कमी है वह है H आयन और हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन की उपलब्धता। हम अरेनियस के कॉन्सेप्ट को H आयन और OH आयन के आधार पर ही समझा सकते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए देख सकते हैं, जैसे CO3, SO2, SO3। इनमें तो कहीं से कहीं तक कोई भी H आयन नहीं है, फिर भी ये अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से NH3, Na2CO3, CaO ये क्षार के समान व्यवहार करते हैं, यद्यपि इनमें कहीं से कहीं तक कोई भी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। तो हम कह सकते हैं जहां पर अरेनियस के अम्ल क्षार सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, तो वहां पर कुछ कमियां भी हैं। इन कमियों को हम कैसे दूर करेंगे, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करेंगे, उसमें हम समझेंगे। इस प्रकार ये वाला वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कुछ कठिनाई है, परेशानी है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।